हेलो हेलो माइक चेक। हाँ, वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे है सभी, क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे है सभी, क्या हालचाल? चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। ग्रूणी गति हम पढ़ रहे थे, आज हमारी लेक्चर नंबर 3। आ गए सभी? क्या सभी आ चुके हैं? समोसा खा लिया? हाँ, क्या बात है। कहाँ है सर, समोसा खा रहे थे क्या? चलो, आज संडे है? ओ भाई साहब, आज संडे है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो आज क्लास लेने आ गया। कोई बात नहीं, चलो अब आज संडे भी पढ़ लेते हैं हम। हाँ, तो ग्रूणी गति हम पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, है ना। तो आज की क्लास में हमें क्या है पढ़ना? टीचर स्लाइड्स, हाँ वो टीचर स्लाइड्स नहीं आई, वो मैंने बोल दिया, चिंता ना करो, वो मैंने बोल दिया। अब चक्कर है ना कि मैं संडे के दिन काम कर सकता हूँ, लेकिन जो स्लाइड वाले भैया वो तो ना काम करेंगे संडे के दिन। तो फिर भी मैंने उन्हें बोला, तो बोलते सर शाम तक मैं देख लूंगा, मैं बाहर हूं अभी। तो ना तुम भी संडे में ठंडी ठंडी हवा में निकल गए कहीं? तो बोलते हाँ हम सर बाहर आ गए हैं। समझ रहे हैं हम। तो सर शाम को हम आ जाएंगे तो कर देंगे। चलो भाई, तो शाम को तो ये वाली स्लाइड और वाली स्लाइड दोनों मिल जाएगी आपको। तो अब हमें जड़त्व आघूर्ण पर और चर्चा करनी है। जड़त्व आघूर्ण पर कुछ चर्चाएं हमने कर ली थी। अब देखो, मेनली इस चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक वो जड़त्व आघूर्ण ही है ना। जड़त्व आघूर्ण में ही हमें 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगे। मतलब आज की क्लास में मान के चलो आधी से ऊपर जड़त्व आघूर्ण में निकलेगी, फिर एक क्लास में बलागुण और एक क्लास में ये हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 में खत्म हो जाएगा, 6-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए। आई एम आर्ट स्टूडेंट हूं, एडिशनल में बोर्ड। अरे रे 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 बेटा, आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आप पहले बताओ यार, ये आर्ट्स वालों को मतलब फोर्स कौन दे देता है नीट का? बेटा आर्ट्स से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एडिशनल सब्जेक्ट में रहा हो आपका, तो ही आप मतलब आगे चलकर डॉक्टर बन सकते हो, है ना। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। सवाल है आपके सामने, आज तो सवाल ही का ही दिन है ना, क्योंकि कल तो हमने कोई सवाल करी ही नहीं, क्योंकि है ना। तो एक बच्चा बोले तो सर सवाल कहाँ है, ये रहे आज से सवाल। स्थिर विद्युत का रिवीजन करवा दो। ठीक है बेटा, करवा देंगे हम। वेंसडे की क्लास में स्थिर विद्युत का रिवीजन करवा देते हैं। लीना बिटिया, चलो इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। हमें बोला कि वलय का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो ये वलय है, इसका व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो ये तो हमें पता है तल के लंबवत जो अक्ष होती है mr स्क्वायर होता है, व्यास के सापेक्ष आधा हो जाएगा, mr स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल। हमें बोला है कि लोहे हाँ चलो ये आप पढ़ो यार। अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण का असली फील किसको आया है। जड़त्व आघूर्ण का असली फील किसको आया है, बताओ भाई। ये तो फॉर्मूला, अरे वही तो मैं कल से कह रहा हूं, वो फॉर्मूले नहीं, वही सवाल है यहां पर। वो जो हमने डिराइव करे, वो जो हम इतनी कल माथा पच्ची करके 1.5 घंटे की क्लास में ऐसे ऐसे प्लेटें घुमाई है, वो तुमने एक डाउटनेट की प्लेट खराब करवा दी है। वो जो प्लेट है, वो प्लेट जो घुमा रहे थे वो क्वेश्चन ही थे, वो सीधे ऐसे ही सवाल के रूप में पूछे जाते। होमवर्क में देखना, वो डले हुए इस प्रकार के क्वेश्चन। हाँ, सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एडिशनल सब्जेक्ट में बोर्ड है मेरे। हाँ ठीक है बेटा, चलेगा। मतलब मैं तो सोच रहा हूं तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एडिशनल में ले लिया, तो फिर तुमने मेन में क्या पढ़ा होगा? चलिए
तो ये सवाल करते हैं, सवाल में बोला लोहे एवं एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार चकती इस प्रकार बनाई गई है कि इसका ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व आगुण अधिकतम। अच्छा, जड़त्व आगुण अधिकतम होना चाहिए। अब पहले तो ये बताओ, एल्यूमिनियम और लोहे में से भारी कौन होता है? एल्यूमिनियम और लोहे में से भारी कौन होता है? एल्यूमिनियम और लोहे में से भारी कौन होता है? कोई बता सकता है? लोहा भारी होता है, बिल्कुल सही बात, एल्यूमिनियम हल्का होता है। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? भारी चीज जितनी ज्यादा दूर होगी जड़त्व आघूर्ण उतना ज्यादा होगा। अच्छा, पहला बोला एल्यूमिनियम आंतरिक भाग में हो तथा लोहे इसके बाहर भाग में हो। मतलब क्या हो कि एल्यूमिनियम ऐसा हो जाए और लोहा बाहर से हमेशा लगा दे इस चकती में और इसको ऐसा घुमाए। दूसरे में बोला है लोहा आंतरिक भाग में हो, एल्यूमिनियम बाहर वाले भाग में हो। मतलब लोहा अंदर हो जाए, एल्यूमिनियम बाहर हो जाए, ये दूसरे में बोला है। तीसरे बोला है लोहा एवं एल्यूमिनियम की परत एकांतर रूप में हो। मतलब एक लोहा की परत हो, एक एल्यूमिनियम की परत हो, सैंडविच जैसा बना दिया। चौथे वाले बोला है लोहे की चादर दोनों बाहर परत में हो और एल्यूमिनियम की चादर अंदर हो। मतलब कि लोहा हो बाहर और बीच में एल्यूमिनियम हो, सैंडविच बना दिया, बर्गर बन गया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? तो सर हमें पता है कि देखो ये दोनों तो बकवास सी बातें हैं, तीसरी और चौथी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने पूरा लोहा सपाट कर दिया, पूरा एल्यूमिनियम सपाट चकती के रूप में घुमा रहे हो आप, तो वो तो अधिकतम न्यूनतम वाली तो बात ही नहीं, वो तो एक जैसा ही है सब जगह द्रव्यमान उसका। और इसमें सर लोहा अंदर है, इसमें लोहा बाहर है, तो लोहा बाहर होगा तो भारी होगा या जड़त्व आघूर्ण ज्यादा आ गया, है ना। तो एम जितना दूर होगा, बाहरी द्रव्यमान जितना दूर होगा, जड़त्व आघूर्ण उतना ज्यादा आएगा। क्लियर है कहानी? ओके, हाँ, ए सही जवाब होगा। अगला सवाल। अच्छा, ये अगली बात हम करेंगे, उससे पहले यार और भी कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। एक हमारा लास्ट बात बची हुई है, कौन सी? कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बच रहा था जिसमें हमने बेलन के ऊपर चर्चा करनी। ये तो मैं आपको बता दूं खोखले बेलन के लिए एमआर स्क्वायर होता है, लेकिन ये दो बातें बची हुई है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले और कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल। अगला सवाल, आपको ये जो अक्ष दिख रही है एबी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। आपको एबी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। एबी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। एआईटीएस बेटा रुक जाओ, थोड़े से दिन रुक जाओ, है ना। सब कुछ शुरू करवा दूंगा मैं एक ही साथ। एआईटीएस रिवीजन क्रैश कोर्स सब सरप्राइज है ना, बोला। थोड़े दिन रुक जाओ। चलिए, हाँ भाई, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो कैसे करेंगे सर? देखो, ये एक रिंग है, रिंग का जड़त्व आघूर्ण यहां से आर दूरी पर एक अक्ष है, उसके सापेक्ष में। मतलब ये रिंग जो है वहां पे ऐसे घूम रही है, ऐसी घूम रही है। कल मैंने आपको दिखाया था ऐसे घुमाकर, तो ये ऐसी रिंग घूम रही है। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो अक्ष है, मतलब ये अगर एक वलय है, इसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण अभी हमने आते ही निकाला था, एमआर स्क्वायर बटा 2 होता है। अब इसको हमें शिफ्ट करना है आर दूरी पर, इसको हमें शिफ्ट करना है आर दूरी पर, इसको हमें शिफ्ट करना है आर दूरी पर। तो ये जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एमआर स्क्वायर बटे में 2 प्लस एमआर स्क्वायर, या ये हो जाएगा 3 एमआर स्क्वायर बटे में 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा 3 एमआर स्क्वायर बटे में 2। आसान सा क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? चलो अगला सवाल, एआईपीएमटी 2011 का। अच्छा, अब ये जो कुछ सवाल रहेंगे, है ना, आगे चलकर मैं अब जो सवाल है वो संयुक्त द्रव्यमान पे करवाऊंगा आपको। मतलब एक से ज्यादा पिंड लगे हुए होंगे तो द्रव्यमान, ये सॉरी, इनका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालना होगा। एआईटीएस मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज होती है बेटा। एआईटीएस में टेस्ट सीरीज जिसमें आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना सिलेबस है सबके टेस्ट फिर से करवाए जाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी पतली एक समान छड़ का द्रव्यमान m है और लंबाई l है, उसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली और उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I0 है। तो छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली और उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, है ना। ये एक्चुअली हमने सॉल्व किया है, इसने आसान शब्दों में पूछा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर एक छड़ है, इसका जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली
और लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः आई नॉट है, ठीक है। तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? तो सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, बोला ना, अक्ष के लंबवत और उसके एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष, तो ये जड़त्व आघूर्ण होता है सर आई जी, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का आई नॉट प्लस एम एल बटा 2 का स्क्वायर। ये तो हमने इवन सॉल्व करा है, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाली है, इसने तो आसान पूछ लिया, एम एल स्क्वायर बटा 4 आंसर आ गया। क्या दूसरा सभी का आ गया? वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो और आगे बढ़ते। देखो एक्चुअल में बात यह है कि ये चैप्टर ना पहले बहुत ज्यादा डिमांडिंग में था, मतलब 10 साल तक, 2010, 11, 12 से मानो आप 2020 तक ये चैप्टर में भयंकर ही सवाल आते थे, है ना, घुमा घुमा के दिए जाते थे, नहीं कम से कम 3 से 4 सवाल आ जाते थे इस चैप्टर से। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से एनटीए वालों ने कार्यक्रम शुरू किया तो इस चैप्टर की इज्जत खोती जा रही है मार्केट में, है ना। मतलब पहले तो ऐसा था कि ये चैप्टर बहुत भयंकर, मतलब 100% तक इससे 2-3 सवाल आएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे 2, 1 ऐसा होते जा रहा है यार इस चैप्टर से, ना पता नहीं अनदेखा किया जा रहा है इस चैप्टर को। क्यों? क्योंकि वही बात है ना कि दुनिया में चीजें हम बच्चों के लिए और आसान कर देंगे, बच्चों के लिए अच्छा कर देंगे, तो अच्छा करने के चक्कर में जो अच्छा था उसको पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल, 4 पतली एक सी छड़े, अच्छा सर 4 पतली एक सी छड़े है, प्रत्येक का द्रव्यमान m और लंबाई l है, एक वर्गाकार फ्रेम बनाया गया है। अच्छा, इस वर्ग के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के गिर्द फ्रेम का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? अब यह संयुक्त द्रव्यमान पर सवाल आ चुका है ना। तो क्या है सवाल, मैं एक बार आपको फोटो बनाकर बताता हूं, ये ऐसी कुछ 4 फ्रेम है, या 4 लकड़ियां है हमारे पास, 4 लकड़ियां है ना। तो इन चारों को मिलाकर हमें क्या मिला, हमको क्या दिया गया कि सर एक चारों को मिलाकर एक फ्रेम बनी। अब इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है इस अक्ष के सापेक्ष, समझ रहे हो? मतलब कि मैंने 4 लकड़ियां ली, उनको ऐसे चिपका लिया और ऐसे घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है। तो अब जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? तो कैसे करेंगे? अब संयुक्त द्रव्यमान है सर, एक से ज्यादा हुए, तो अब कैसे किया जाएगा? अच्छा कैसे करेंगे? क्या ऐसा हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन वो हमने चकती के लिए किया था, मतलब समतल चादर के लिए किया था, याद रखना। ये 4 छड़ लगी हुई, ये अलग चीज है यहां पर। अच्छा चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें तो देखो मैं इसको ना सामने से बना देता हूं एक बार, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। सामने से कैसे बनाओगे सर? देखो ऐसा बना दो, ऐसे। ये 4 हमारे पास छड़े और ये रही अक्ष, तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली, ऐसे घुमा रहे इसे हमें ना। तो हमें ऑलरेडी पता है सर कि अगर एक छड़ है, एक छड़ को आप इस बिंदु से घुमाते ना तो ml स्क्वायर बटा 12 जड़त्व आघूर्ण आता। ये देख, जब भी संयुक्त आ जाएगा तो एक एक के ही करना पड़ेगा, एक एक लेकर ही करना पड़ेगा। तो इसका अगर मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड को मैं यहां से पकड़कर घुमा रहा हूं, यहां से पकड़कर, मतलब ये मेरी रॉड है। देखो 4 होंगे तो चारों को कैसे घुमाएंगे? ये 1, 2, 3, 4, तो ये चारों ऐसे घूमेंगे ना, ये ऐसे घूमेंगी। तो अगर 4 का मोशन ना समझो आप, एक का ही मोशन समझो तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। तो एक को अगर मैं ऐसे पकड़कर घुमा तो ml स्क्वायर बटा 12 होता। अब ये यहां नहीं घूम रही सर, इस अक्ष के सापेक्ष, ये मानकर 4 ऐसे पेन लगा दिए मैंने, तो यहां पर इस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, ये ऐसे। एक को पकड़, तो सर ये L बटा 2 दूरी इसका अक्ष खसका दिया है। कितनों को समझा? L बटा 2 दूरी इसका अक्ष खसका दिया है मैंने, L बटा 2 दूरी अक्ष खसका दिया। मतलब इस बिंदु के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण में निकालूंगा तो ये रॉड अगर ऐसी घूमेगी तो इसका जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा ml स्क्वायर बटा 12 या I नॉट प्लस ml बटा 2 का स्क्वायर। वैसे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार करके बता सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बटा 12 प्लस ml स्क्वायर बटा 4, तो ये टोटल जो आएगा वो ml स्क्वायर बटा 3 आ जाएगा। देखो भाई ml स्क्वायर बटा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये हमने सॉल्व किया ना। देख वही वाली बात है यार, ऐसा मैं पकड़ के घुमा रहा हूं, इसको यहां L बटा 2 खसकाऊं, L बटा 2 इधर खसकाऊं या L बटा 2 यहां खसकाऊं, बात तो बराबर है, L बटा 2 ही तो खसका रहा हूं मैं अक्ष को। अब ऐसी मेरे पास 4 रॉड है, चारों रॉड में ही हुआ, यहां से अक्ष यहां गया, यहां का अक्ष यहां गया, यहां का अक्ष यहां गया, तो आई नेट जो हो जाएगा वो 4 इंटू ml स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा।
हाँ भाई, कितने कर पाए 4 इंटू ml² बटा 3, मतलब कितने कर पाए, मतलब जब मैंने बता दिया तो कितनों से बन गया अभी। क्लियर है मामला। अच्छा, अगर इसी में आपको, अब इसमें और भी अक्ष, ये सबसे डिफिकल्ट अक्ष था इसका ना, इसमें और भी अक्ष बनाए जा सकते, जैसे अगर आपको बोला होता कि भैया इसको एक भुजा के सापेक्ष घुमाया जा रहा है, तो बताओ जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, कितने लोग बता सकते हैं। एक भुजा के सापेक्ष, मतलब ये मेरे पास एक फ्रेम है, उसको मैं ऐसा पकड़ कर घुमा रहा हूं ऐसे, तो जड़त्व आघूर्ण क्या आता है, ये उससे आसान है। बताओ भाई क्या आता है जड़त्व आघूर्ण, क्या आता है जड़त्व आघूर्ण, कितने लोग बता सकते हैं जड़त्व आघूर्ण कितना आता है। जड़त्व आघूर्ण कितना आता, आज का टेस्ट नेक्स्ट संडे, हाँ नेक्स्ट संडे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे देना जरूर, है ना। नेक्स्ट संडे के भरोसे मत डालो, क्योंकि नेक्स्ट संडे अगर फिर से एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो इससे बेस्ट है कल ही दे दो, कल दे दो या आज रात को दे देना, कल सुबह या आज रात तक दे देना, क्योंकि बहुत चांसेस है कि अगले संडे फिर से मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। टू बाय 3 ml², देखते हैं। हाँ भाई क्या होगा, यहां पर 4 रॉड, ये 1 बोल देते, ये 2 बोल देते, ये 3 बोल देते, ये 4 बोल देते ना, तो 1 का जड़त्व आघूर्ण तो 0 है, 1 का जड़त्व आघूर्ण तो 0 है। इसी प्रकार से 2 और 3 का जड़त्व आघूर्ण आपस में बराबर है, 2 और 3 का जड़त्व आघूर्ण बराबर है, I2 और I3 बराबर है, और ये जो होंगे वो ml² बटे में 3 होंगे। हाँ सर, ये रॉड जो है वो अपने एक सिरे से घूम रही है ऐसी, तो ml² बटे में 3 जड़त्व आघूर्ण होगा, ml² बटे में 3 होगा। I4 का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा सर, I4 का इसी अक्ष के सापेक्ष देखता तो 0 आता, लेकिन अब मैंने इसे L दूरी खसका दी है अक्ष को, कितनी दूरी खसका दी है, L दूरी अक्ष को खसका दी है, तो होगा ml²। तो आंसर जो होगा I नेट जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा, चारों को जोड़ना होगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस ml² बटा 3 प्लस ml² बटा 3 प्लस ml², तो 2 प्लस 3 करके 5 ml² बटा 3 आंसर आ जाएगा, 5 ml² बटा 3, है ना, 5 ml² बटा 3। तो देखो यहां पर जो ऑप्शन है ना, इनमें अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए कि अगर आपको हो सकता है नीट 2024 में सवाल आ जाए कि भैया यही फ्रेम है, ऐसा का ऐसा ही बोला हुआ है, और इसमें सेम ऊपर का सेम लिखा हुआ रहेगा, बस जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष निकालना है, एक भुजा के सापेक्ष निकालना है, तो 5 ml² बटा 3 आ जाएगा, है ना। फिर से देख लो क्या होगा, यहां पर जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो I2, I3 और I4, तो I2 और I3 का निकाल लिया, I4 मेरे को पता है 90% बच्चे I4 नहीं निकाले, क्यों, क्योंकि आपको लगा वो 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, अरे 0 थोड़ी ना होगा, 0 थोड़ी ना होगा, वो जो होगा वह हमें L दूरी खसकाना है। कल मैंने आपको बताया भी था कि मान के चलो मेरे पास एक अक्ष है, तो यहां पर अगर मैं एक द्रव्यमान रख रहा हूं M और ये L दूरी है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, ml² आएगा, और अगर मैं इस द्रव्यमान को खींच दूं, तो खींच के मैं एक रॉड बना दूं, और वो अभी भी L दूरी पे, तो जड़त्व आघूर्ण ml² ही होगा, जड़त्व आघूर्ण ml² ही होगा, अगर M द्रव्यमान की रॉड को, बिंदु को खींच कर मैंने एक रॉड बना दी, तो बात तो वही है, ठीक है। हाँ बेटा कर लो ज्वाइन, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर हो रही है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ना तुम्हारा भला होना चाहिए ना। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर, है ना, एक बच्चा बोल रहा है कि सर वैसे ये यार ठीक है, अब क्या करूं, मैं तो ईमानदार आदमी तो बता देता हूं भाई तुम्हें, देखो सीधी बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देना चाहिए, तो अभी डाउटनेट का तो कोई ऑफलाइन सेंटर है नहीं, तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम कहीं और ऑफलाइन चले जाओ, कर लो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली मेरा यहां पे मेन गोल क्या है, मेरा कामेश सर का, योगेश सर का, या हम लोग जो भी आपको पढ़ा रहे,
हम सबका मेन गोल क्या है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो कैसे भी करके, है ना। तुम अल्टीमेटली तुम्हारा कोई भी नुकसान ना हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो हमारे लिए वो हम तुम्हारे लिए करें, और अगर कहीं पर हम पूरे ना हो तो भी हम तुम्हें कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जहां से तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं अभी, तो अगर आपको कहीं लगता है तो आप, है ना, ये बात मतलब ठीक है कहीं बोलना मत, लेकिन कर सकते हो, एलन का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब तो मैं भी बोल सकता हूं, है ना। तो आप एलन की अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है आपके आसपास कहीं पर है तो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ऐसा मत बोलना वहां पर जाके कि हम तो डाउटनेट वाले हैं, हमको पैसा नहीं लगेगा। अब वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, उसमें पैसा तो आप सबको देना ही पड़ेगा अगर कोई बाहर वाला भी ज्वाइन करता है तो, ठीक है। क्योंकि अभी ये एलन और डाउटनेट को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भैया अब सगे संबंधी भाई भाई आपके बच्चे हमारे बच्चे एक बच्चे हो गए, बच्चे बराबर नहीं हुए, बच्चे अभी भी हम डाउटनेट के ही है, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर अभी भी डाउटनेट ही पहन रहा हूं। तो अल्टीमेटली आज संडे है, संडे के दिन क्लास लेने का मेन मकसद क्या है कि मेरे को तुम्हें परेशान करने में मजा आता है या मेरे को परेशान होने में मजा आता है? नहीं नहीं नहीं, मेन मुद्दा यही है कि अगर कभी भी किसी दिन एक दिन क्लास नहीं हो पा रही है तो मैं उसको कवर अप कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुझे एक दिन बुलाऊं, एक दिन बिठाऊं, एक दिन बिठा के मैं तो 6 घंटे पढ़ा दूं, 5 घंटे पढ़ा दूं, और उसके बाद में फिर मैं तुम्हें बोलूं कि भैया अब 2 दिन में क्लास नहीं लूं, है ना। किसी दिन मैं तुम्हें 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाऊं, फिर मैं शनिवार रविवार क्लास नहीं हो। क्योंकि देखो डेली डोज जरूरी है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो अगर कल क्लास नहीं होगी तो इसलिए मैंने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख दी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है, तो इसको आप समझो और आज की क्लास भी अच्छे से पूरी अटेंड करो। और इसके बाद में टेस्ट सीरीज अगर आप चाहो तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, एलन में भी कर सकते हो। एलन की फीस वगैरह भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप आपके आसपास कोई सेंटर हो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके अलावा किसी को लगता है कि नहीं सर हम कहीं दूर रहते हैं और हमारे लिए टेस्ट सीरीज देना या हमारे लिए ऑफलाइन जाना संभव नहीं है, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं फिर से एक और खरीद लूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा क्या सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है? और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल ही एक OMR डाली है, OMR की PDF डाली है। तो आप वो OMR की PDF जो है वो डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, और उस प्रिंट आउट के ऊपर जब भी आप टेस्ट दो, है ना, तो टेस्ट दो तो वहां पे गोले भरने की प्रैक्टिस कर लो उसके साथ साथ, है ना। क्योंकि गोले भरने की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है बेटा। टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, है ना। ऐसी कौन सी कैसी बात कर रहे हो ये कि मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, खरीदना थोड़ी ना मार्केट से जाकर ना। तो देखो मेरा मेन कर्तव्य जो है या मेरा मेन जो धर्म है वो तुम्हें पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाऊं, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मेन चीज क्या है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। हमारा कारण स्पष्ट है तो चीजें अपने आप निकल जाती है ना। आजकल मार्केट में एक नया डायलॉग चल रहा है, इफ, है ना, एक बढ़िया सी लाइन है, एक अभी कोई टीवी सीरीज आई थी उसमें एक डायलॉग बोला गया था, इफ वाई इज पावरफुल, इफ वाई इज पावरफुल देन हाउ इज इजी। मतलब अगर आपको पता है आप क्यों कर रहे हो तो कैसे करना है वो आप कर ले जाओगे। अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो वो कर ले जाओगे आप, ठीक है। तो आपके मन में अगर क्लियर है कि हाँ मुझे चाहे जो हो जाए नीट का एग्जाम निकालना है, अभी भी मेरे पास समय है, अगर मेरे सामने खड़े होकर 2-3 लोग मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी उतनी ही मेहनत कर लूं और मैं भी चाहे जो हो जाए नीट का एग्जाम क्लियर कर लूं। तो अगर आपके पास कारण स्पष्ट है तो कैसे करना है वो आप कर ले जाओगे, है ना। कैसे करना है हम सब बता रहे, बस वो करना है आपको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, अभी भी कोई बहुत ज्यादा बात बिगड़ी नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कार्यक्रम हुआ है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप आने वाले 4 से 5 महीने भी सतत रूप से एक समान रूप से बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो और बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझते हो, सारा रिवीजन करते हो, अब मेन खेल रिवीजन का, तो सारा रिवीजन अगर आप कर डालते हो, अगर आपने पढ़ा हुआ था कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी था, लेकिन आप अगर उसमें भी अच्छे देखते हो कि अच्छा हाँ सर ये मेरे टॉपिक छुटे हुए थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट को मेरे को कवर करना है और बाकी को रिवाइज करना है और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आज भी तुम्हारे 650 नंबर आएंगे नीट के एग्जाम में।
लेकिन आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए। आपको वाई इज मोर पावरफुल, वाई आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं अब इस बार तो मेरा हो गया है ना, 80% बच्चा ड्रॉप कर जाता जनवरी आते आते, तो कि अरे चलो अब इस बार तो हो गया, अब तो 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, चलो अगली बार मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, वो अगला साल, अगले साल, अगला साल, अगला साल, अगला साल हमेशा अगला ही रहेगा। कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, और कभी भी आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि यार मैं क्या वाकई में अच्छी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैंने अपना 100% दिया। और अगर हां तो बस वो देते रहो, ऑटोमेटिकली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं ना। आज एक्चुअली आज ये हुआ था कि आज तुम्हारी क्लासेस जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की होने नहीं वाली थी। आज हम लोग, मतलब मैं और कामेश्वर सुबह आए, हमने आके ताला खोला है यहाँ का ऑफिस का। ठीक है, कल तो मैंने वो जो भैया थे क्लास वाले उनको पहले चमकाया, बोलते सर संडे के दिन क्लास क्यों ले रहे हो। तो तेरे को क्या करना है यार, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे, मैं संडे के दिन उठकर आ रहा हूं, तुझे एक क्लिक करने में जोर पड़ रहा है क्या। तो बोलते चलो ठीक है सर हम करवा देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुबह सुबह आधे टाइम ठंड थी, कोई था नहीं, फिर हमने फोन लगा रहा भैया ये ताले वाले खुलवाओ जल्दी से, क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेहनत, देखो मेन बात यह है कि संडे के दिन क्लास लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संडे को क्लास लेना और खुद से मेहनत करना है ना, जो दुनिया करती जा रही है उससे अलग हटकर कुछ करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है संडे के दिन हमारे दिमाग में भी आ रहा है आज तो संडे है, हम तो थोड़ा कम पढ़ेंगे, टेस्ट देना है, टेस्ट का रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट के बाद में आधी जनता पढ़ नहीं रही है ना। अब वो सब मक्कारी वाली बातें और वो सब जो ढीली बातें कर रहे थे या ढीलपंथी चल रही थी, वो सब कुछ बंद कर दो। अब 100% रूप से चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, भले ही माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तुम्हारे घर में, नल खोलो, नल में पानी ना आए, टंकी में बर्फ जम जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना है और अब जोरदार तरीके से पढ़ना है, और जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे का टारगेट पूरा करते चलना है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। हाँ भाई, अगला सवाल हमें बोला है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की एक चकती की परिधि पर 4 बिंदु द्रव्यमान रखे हुए। एक चकती की परिधि, ध्यान रखना, चकती की परिधि मतलब प्लेट है, प्लेट के कोने पे 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं, है ना, प्लेट के कोने पे 4 द्रव्यमान रखे हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि द्रव्यमान केंद्र ओ से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। निकाय का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। टेलीग्राम पर बेटा आसान है, आप सर्च करो एसपी सर फिजिक्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर, अरे नहीं दे रहा भाई व्हाट्सएप नंबर, क्या करोगे व्हाट्सएप नंबर लेकर, है ना। तुमको अगर ऐसा लगता है कि इसका मैं व्हाट्सएप नंबर, जैसे ऐसा ख्वाहिश होती है ना व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो मेरा जिंदगी में मजा आ जाए, कुछ नहीं होगा, है ना। अब तेरे को व्हाट्सएप पर मैं बोल रहा हूं भाई तुम्हारा व्हाट्सएप ही ले ले, और इतने सारे जो बच्चों के मैसेज आते हैं खुद ही रिप्लाई कर लेना, है ना। अभी भी कम से कम 150-200 मैसेजेस पड़े हुए, तो अगर तुम चाहो तो लो भैया ये ले व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अब इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रहा कि इस पर रिप्लाई मिलेगा, मैसेज ही सीन नहीं हुआ मेरा, तो है ना। तो वही वाली बात है ना। अब आप खुद सोचो, अगर इतने 1000 बच्चे हैं, अगर सब मेरे को हाय लिख दे बस एक बार, हेलो सर, और अगर मैं सबको बोलूं हेलो बेटा, तो उसमें मेरे को 3 से 4 दिन लग जाएंगे लगातार सबके मैसेज रिप्लाई करने में, ठीक है। तो अगर आपकी कोई विकट समस्या आ जाती है ना कि सर अब तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो आप मैसेज कर सकते हो। बाकी पीडीएफ नहीं पहुंची तो आप ये सोचो ना, अगर पीडीएफ नहीं पहुंची तो अगर आप मैसेज करो तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे पीडीएफ नहीं पहुंची, तो मुझको दिख गया एक बार में, अच्छा हाँ पीडीएफ नहीं पहुंची, वो मैं करवा दूंगा। ऑफलाइन टेस्ट देना नहीं बेटा जरूरी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को टेलीग्राम चैनल की लिंक ना मिले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसको ऑटो रिप्लाई सेट कर दूंगा, तो वो आपको अपने आप व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देगा,
ये व्हाट्सएप पे नंबर देखोगे, उसमें बायो पे मतलब उसके ऊपर जाकर क्लिक करोगे, जैसे ना डिटेल देखते किसी डीपी वीपी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है, तो आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। चलो भाई, हाँ जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसमें हमें बोला गया है सर कि हमारे पास जो प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है और चकती का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो हम बोल सकते हैं सर चकती का जड़त्व आघूर्ण जो होगा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष होगा mr² बटे में 2 चकती के लिए, और ऐसे 4 छोटे छोटे बिंदु द्रव्यमान है और कितनी दूर रखे हुए r दूरी पर, तो जगह mr², चारों का जड़त्व आघूर्ण इंटू 4, कितनों का ये आंसर आया जल्दी से लगा दो कमेंट्स में आग। हाँ भाई जल्दी से लगा दो कमेंट्स में आग। तो जगह हाफ mr² प्लस 4 mr² आंसर आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल, सवाल बोला कि L लंबाई की एक पतली छड़ का लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, तो ऐसी ही 4 छड़ों द्वारा बनी गई वर्गाकार आकृति का वर्ग के तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। देखो अब ये जो सवाल है और जो हमने सवाल किया वो एक ही जैसा सवाल है, बस इसमें कुछ तो गोलमाल है दया, कुछ तो लोचा है। इसमें आई के पदों में आंसर पूछा है हमसे, तो जल्दी से करो क्या आएगा। हमें बोला एल लंबाई की एक पतली छड़ का लंबाई के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई बोल दिया। अच्छा मतलब जो ml² बटा 12 हमने लिखा था वो आई बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया, आई बोला गया, मतलब आई की जो वैल्यू है वो ml² बटा 12 है। अच्छा फिर बोला है कि ऐसी ही 4 छड़ों द्वारा बनाई गई वर्गाकार आकृति का वर्ग के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, मतलब क्या सर एग्जैक्टली वही बात पूछ रहा जो हमने निकाली। हाँ हमने जो निकाला वही पूछना चाह रहा है, लेकिन वो आई के पदों में पूछना चाह रहा। तो हमने यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण निकाला आपको पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने सॉल्व कर लिया, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया था कि यहाँ पे ml² बटा 12 होगा, l बटा 2 दूरी शिफ्ट करेंगे तो ml² बटा 3 हो गया था, और ऐसी 4 छड़े थे, तो जड़त्व आघूर्ण का आंसर जो आया था आई डैश बोल देते तो 4 ml² बटा 3 आया था आंसर हमारा, 4 ml² बटा 3 आंसर आया था हमारा। अब यह आंसर नहीं है, उसने पूछा है आई के पदों में आंसर बताइए, आई के पदों में आंसर बताइए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे सर ये ml² की वैल्यू जो है ये आई डैश जो हो गया 4/3 इंटू ml², ml² की जगह ये कैपिटल एल कर देते हैं सभी, ml² की जगह लिख देंगे 12i, क्या लिख दिया 12i, कहां से आया ये देखो, मैं 12i बराबर लिख सकता हूं ml², 12i लिख सकता हूं ml²। तो यहां पर हमारा कार्यक्रम जो होगा यह आ जाएगा सर 4 इंटू 4 16i जवाब आएगा नया वाला जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है कहानी, आया समझ में। हाँ ये सोनू ने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है कमेंट्स में, तो आप वहां से जाके क्लिक कर सकते हो। हाँ भाई 16i इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला, आगे बढ़े। चल हाँ एक और मजेदार सवाल देखते हैं, ये सब इमेजिनेशन के ऊपर कि कौन कितना अच्छा इमेजिन कर पाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन में बोला है कि 3 पतली व समरूप छड़ें x, y और z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी है कि उन सभी का एक सिरा मूल बिंदु पर है। अच्छा प्रत्येक का द्रव्यमान m है और लंबाई l है, इस निकाय का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। पढ़ लिया, देखो कैसे करना होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास 4 छड़े सर, ये छड़ नंबर 1, छड़ नंबर 2 और छड़ नंबर 3। ठीक है, मतलब 2 ऐसी रखी हुई है, 2 ऐसी रखी हुई है और एक तल के लंबवत है, और तीनों का कोना जो है वो ये रहा, मतलब तीनों का एक एक सिरा केंद्र पर है। तो अब हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है ना। जैसे एक बार मैं तुम्हें पेन से करके बताता हूं, देखो ऐसा कुछ है, एक पेन ऐसा, एक पेन ऐसा
और एक पेन ऐसा, ये ऐसा सिस्टम बन रहा है, ऐसा सिस्टम बन रहा है। तो अब आपको बताना है यहां पर, अब आपको यहां पर बताना है कि इसमें ये जो z अक्ष है या ये जो z अक्ष दिख रही है आपको, जो काला पेन दिख रहा है, इसके परित अगर हम इसे घुमाएंगे तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, ऐसा घुमा रहे हैं इसे, ऐसा था, ऐसा घुमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये यहां पर जो 3 छड़ है 1 2 3, इसमें पहली वाली का जड़त्व आघूर्ण तो सर शून्य आएगा, पहली वाली का जड़त्व आघूर्ण तो शून्य आएगा। कितना को ये समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि ये z ये ऐसी ही रखी हुई है और ये ऐसी कैसी घूम रही है, ऐसी कैसी घूम रही है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण तो शून्य आएगा। अच्छा, दूसरी वाली का कितना आएगा? तो सर दूसरी वाली ये रही और घूम रही इस अक्ष के सापेक्ष, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये सर ये अपने सिरे के कोने या एक सिरे के सापेक्ष घूम रही है, ये कोने के सापेक्ष घूम रही है यहां पर। तो अगर ये अपने कोने से घूम रही है, कोने से घूम रही है, तो जो जड़त्व आघूर्ण आएगा I2 वो हो जाएगा ml², कैपिटल एम बोला क्या? हाँ, ml² बटे में 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से I3 निकालेंगे वो भी कितना आएगा, I3 निकालेंगे वो भी कितना आएगा, I3 निकालेंगे वो भी कितना आएगा, I3। तो सर ये रहा तीसरा वाला, ये रही अक्ष, तो ये भी सर अपने कोने से ही तो घूम रहा है, ये भी कहां से घूम रहा है सर? एक कोने से ही घूम रहा है, ये भी एक कोने से ही घूम रहा है ये भी। तो अगर देखूं मैं तो ये भी ml² बटा 3 आएगा, तो I0 जो हो जाएगा वो 2ml² बटा 3 आ जाएगा। क्या सभी से यह सवाल बहुत जोरों से बन रहे हैं? मतलब आज मेन क्लास इसलिए रखी गई है क्योंकि हम जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, है ना, क्योंकि अगर 2 दिन का गैप हो जाता तो जो मैंने पढ़ाया सब भूल जाते तुम। जड़त्व आघूर्ण के क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते और सवाल करते हैं। अगला सवाल, हाँ देखते हैं अब कौन कर पाता है, क्या ये कर पाओगे? जल्दी से आंसर बताओ। 2 छड़ प्रत्येक का द्रव्यमान m और लंबाई l है, उनके केंद्रों पर क्रॉस बनते हुए जुड़ी जाती है या क्रॉस बनाते हुए जुड़ी जाती है। फिर बोला इस क्रॉस का जड़त्व आघूर्ण छड़ों के उभयनिष्ठ केंद्र, मतलब कि जिन पर वो काट रही है, केंद्र से गुजरने वाली तथा दोनों छड़ों द्वारा निर्मित तल के लंबवत अक्ष के प्रति क्या होगा? हाँ भाई, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो कैसे करेंगे रे बाबा? ये सर ऐसा दिया हुआ, एक छड़ ये रही, दूसरी छड़ ये रही, दूसरी छड़ ये रही, ठीक है। और कैसे घुमाना है सर हमें? ये रहा बिंदु, ये रही छड़, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही। तो जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? तो जड़त्व आघूर्ण जो आएगा वो होगा, देखिए एक का मतलब क्या कि सर ये एक ऐसी छड़ केंद्र के साथ घुमा रहे हो, बस बात खत्म हो गई। तो I बराबर होगा ml² बटा में 12 × 2। क्यों सर? 2 रॉड है, दोनों को केंद्र से घुमा रहे, ml² बटा 6 आंसर आ जाएगा। देखो दिखने में भले ही भयावह लग रही थी ये सारी बातें, लेकिन करने बैठो तो बहुत ही टुच्ची सी है ना, मतलब इससे आसान फिजिक्स हमने कभी नहीं पढ़ा। थोड़ा सा इमेजिनेशन होना चाहिए, बाकी सारी चीजें धड़ा आंसर आते इसके। अगला सवाल बताओ भाई, समान त्रिज्या और द्रव्यमान m वाली 2 वलय अच्छा इस प्रकार रखी गई है कि इनके केंद्र समान बिंदु पर है तथा इनके समतल एक दूसरे के लंबवत है। ओके, तो इनके केंद्र से गुजरने वाली तथा एक वलय के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? व्हाट क्वेश्चन से 2 वलय, व्हाट टू डू? देखो ऐसा कुछ बन रहा है, एक वलय ये, एक वलय ऐसी, ये है क्वेश्चन, ये है सवाल। मतलब एक रिंग ऐसी रखी हुई थी और एक रिंग ऐसे उसमें फंसा दी, 2 चूड़ियां फंसी हुई। अब आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? यहां पर देखो किसका जड़त्व आघूर्ण पूछा है सर, ऐसा कुछ। ये फोटो कभी देखा है तुमने? क्या ये फोटो कभी फिजिक्स में हमने बनाया है? देखते हैं कौन है चीता, किसको फोटो याद है कि हाँ सर ऐसा हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया था।
यस सर, कहाँ किया था? ऐसे ही दो चीजें रखी थी कभी हमने। हाँ, अब्दुल क्या नाम था? बिल्कुल बिल्कुल, एटम में नहीं किया था, मैग्नेटिक फील्ड में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना। मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो कॉइल रखी हुई हो तो एक कॉइल में धारा ऐसी घुमाई थी, दूसरी कॉइल में धारा ऐसी घुमाई थी, और बोला था कि भैया इन दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, तो √2b0 आया था। और ऐसा कुछ किया था कि सर इसमें धारा ऐसी घूम रही थी तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, इसमें धारा ऐसी घूम रही है इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो इनका परिमाण ही कहीं ना कहीं आया था। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वाले में। चलो, अब हमें इनका जड़त्व आघूर्ण निकालना, तो सेम चीज वैसी ही रही। क्या करेंगे, दोनों रिंगों को अलग अलग कर लेंगे। अब कैसे घुमाना है, यहां से घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, तो दोनों रिंगों को अलग अलग कर लो यार। रिंग रिंग अलग अलग कर लो रे। चलो, पहली रिंग, दूसरी रिंग। तो एक रिंग सर मुझे दिख रही है ये, तो इसका जड़त्व आघूर्ण यहां पर निकालना है और दूसरे रिंग का जड़त्व आघूर्ण ऐसे निकालना है। तो मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है, आपको ये बहुत भली भांति रूप से आता है। इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो होगा ये होगा mr² इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, और इसका जड़त्व आघूर्ण mr²/2 होगा, क्योंकि ये व्यास के परितः है, ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः है और तल के लंबवत है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3mr²/2, 3mr²/2। तो तीसरा सही जवाब होगा, तीसरा सही जवाब होगा। आई बात समझ में? तीसरा जवाब जो होगा वो सही होगा। चलिए, अच्छा, अब इसमें एक और नई बात मैं पूछता हूं, वैसे सवाल होगा वैसा है हमारे पास। आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, अगर सवाल में पूछा जाता, ये वाला सवाल होगा हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। अभी तो आप यही बता दो इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। आपको ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। इसमें अगर k की वैल्यू पूछी जाती तो k क्या होता? ऑप्शन नंबर 1 √3/2r, ऑप्शन नंबर 2 √3/2r, ऑप्शन नंबर 3 3/2r, ऑप्शन नंबर 4 3/√2r। क्या होगी इसकी घूर्णन त्रिज्या, क्या होगी इसकी घूर्णन त्रिज्या, क्या होगी इसकी घूर्णन त्रिज्या? आओ बताओ भैया। ABCD, ए होगी बिल्कुल गलत जवाब। इसकी घूर्णन त्रिज्या जो होगी वो दूसरी होगी सर। आप तो सर चीटिंग बॉय सर, वेरी चीटर। यहां पर आपने सिखाया, हमें क्या सिखाया कि अगर घूर्णन त्रिज्या निकालनी तो घूर्णन त्रिज्या कैसे निकलती? सर आपने बोला जड़त्व आघूर्ण को m² के बराबर कर दो। m से m कट रहा था कल बहुत बार, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा m इंटू k का स्क्वायर, तो m से m कट गया, तो यहां से रूट लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2r। दिस इज रॉन्ग। अब ये सोचो ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि तुमने कल इतनी ज्यादा भावनाओं में बहकर घूर्णन त्रिज्या को ऐसा धिक्कार दिया कि अबे हट, तेरे को कोई निकालेगा क्या, रूट तो लेना है। उसी ने आज तुम्हारे साथ खेला खेल दिया। क्यों? घूर्णन त्रिज्या का बेसिक फॉर्मूला क्या था? कल जो भी तुम निकाल रहे थे, कल जो भी हमने टेबल वेबल बनाए थे, उन सब में घूर्णन त्रिज्या क्या निकाली थी? घूर्णन त्रिज्या क्या निकाली थी? उन सब में हमने घूर्णन त्रिज्या जो निकाली थी वो टोटल द्रव्यमान देखा था। अब कल एक ही द्रव्यमान चल रहा था तो उस घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, m ही था, लेकिन यहां पर टोटल द्रव्यमान 2m है, तो घूर्णन त्रिज्या जब निकालेंगे तो हमें करना होगा I बराबर 2mk² और फिर करेंगे 3/2mr² बराबर होगा 2mk² के। m से m तो कटेगा, लेकिन ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो इस पे जब वर्गमूल लेंगे तो 2 नीचे बचेगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा। आई बात समझ में?
क्यों? क्योंकि घूर्णन त्रिज्या में हमें टोटल द्रव्यमान रखना होता है उस तरफ, तो यहां पर अब 2 द्रव्यमान है। ठीक है, ध्यान से करना होती है चीजें। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 3 छड़ बन गए। चलो और थोड़ा अच्छा सवाल कर लेते हैं। 3 छड़ों को समबाहु त्रिभुज की आकृति में व्यवस्थित किया जाता है। देखो अब जैसे हमने किसके लिए किया था, अभी किसके लिए किया था, हमने वर्ग के लिए किया था, वैसा ही अब हमें त्रिभुज के लिए करना होगा, वैसा ही त्रिभुज के लिए करना होगा। 3 होती तो 3m कर लेते, वहां पे 3 होती तो 3m कर लेते, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ भाई, सवाल पढ़ो। 3 छड़ों को समबाहु त्रिभुज की आकृति में व्यवस्थित किया जाता है। केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई l मान लीजिए। क्या है ये सवाल? वेरी सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें उड़ जाएंगे बहुत सारों के तोते। क्यों सर? देखो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में इसके केंद्र के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जाएगा। तो जैसे वर्ग घुमाता वैसा का वैसा अब हमें त्रिभुज घुमाना है, वैसा का वैसा हमें त्रिभुज घुमाना है। लेकिन इसमें समस्या ये है सर कि अगर आपको दूरियां याद होगी तो ही आप कर पाओगे। मतलब व्हाट यू से सर? देखो अगर आपको इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो कहानी क्या है, एक रॉड लो पहले से, फिर से जैसे पहले ले रहे थे, एक रॉड ली, एक रॉड को ढाकर यहां पर रखी। अब इसका जड़त्व आघूर्ण एग्जैक्ट पहले जैसा, वहां पर वर्ग था, यहां पर त्रिभुज है। ये वाली दूरी पर अक्ष को शिफ्ट करना है, क्योंकि ये तो ऐसे घूमेगा। अरे इमेजिन कर पा रहे हो कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा। तो अब ये वाली रोड अकेली कैसी घूमेगी? ये वाली रोड अकेली सर ऐसे घूमेगी। तो अब यहां पर इसमें दूरी क्या होगी, कितनी दूरी अक्ष को हमें खिसकाना है, यही इसमें लोचा है। क्योंकि सर इसके सापेक्ष तो हमें पता है सर कि इस बिंदु के सापेक्ष तो सर ml²/12 आएगा। अभी कितनी दूरी है, बस दूरी बता दो, बाकी आज तो फिर संडे सार्थक हो जाएगा। h/3 होगा। पवन कुमार ने बताई पहली बात, h/3 होगा। तो h क्या होगा? हाँ h/3 होगा। h क्या होगा? h/3 होती है दूरी, बिल्कुल सही बात है, h/3 होती है, बहुत ही बढ़िया, h/3 होगा। तो h क्या होगा? h क्या होगा? बोल लाला बोल, h क्या होगा? √3/2 होगा। हाँ h प्लैंक नियतांक होगा, बहुत बढ़िया। ये अभी तक मॉडर्न फिजिक्स में ही रह गया। आजा आजा, वो गए वो दिन, गई वो बातें, गई वो रातें, अब आ चुके हम वापस से उजाले में। मैकेनिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में ही घुसा रह गया याद में। हाँ भाई, तो h क्या थी? ऊंचाई थी, हाइट थी, तो ये h हाइट होगी यहां पर। तो ये h क्या होता है सर? h होता है ये कोण 60 डिग्री होता है। करोड़ों बार करवा दिया यार मैंने तो। अब क्या नहीं बताऊं इनको? ये बता देते एक बार। वो ऊपर वो दीवार वाला एक कोना बोल रहा है। क्या सर यही पढ़ाते रहोगे क्या? आगे नहीं पढ़ाओगे इनको कुछ? अरे पढ़ा रहे देखो, तो ये हो जाएगा a sin 60, तो ये हो जाएगा a अच्छा a नहीं l दी भी लंबाई है ना, तो l sin 60 होना चाहिए, तो देगा √3/2। अच्छा, तो अब यहां पर ये दूरी कितनी आ जाएगी? ये कितनी होगी? ये h/3 होती है। हाँ भाई रुक जा, बस हो गया सवाल सॉल्व, हो गया सवाल सॉल्व। ये h/3, तो h/3 कितना हो जाएगा? तो यहां पर ये जो दूरी शिफ्ट करनी है, h/3 जो निकालेंगे हो जाएगा l√3/2/3, तो ये होता है l/2√3। बस इतनी दूरी खसकाना होगी। तो अब जड़त्व आघूर्ण जो आएगा, जड़त्व आघूर्ण जो आएगा वो आएगा, एक रॉड का जड़त्व आघूर्ण आएगा mg + m × l/2√3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? याद आएगा ml² /12।
प्लस लंबाई कैपिटल एल बोलिए यार, इसको स्मॉल एल बना दे, हमें स्मॉल एल लिख गया हर जगह। चलो भाई क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, ओरे बाबा 12 आ गया फिर से, तो हो गया एम एल स्क्वायर बटा 6। ओहो हो सर, भगवान हमारे साथ है। ठीक है, चलो अब क्या आएगा आंसर, क्या है आंसर है, नहीं सर, नहीं सर, ऐसे 3 रॉड लगी हुई है हमारे पास, तो नेट जड़त्व आघूर्ण जो आएगा 3 इंटू एम एल स्क्वायर बटा 6 या एम एल स्क्वायर बटा 2 आंसर आएगा इस सवाल का। हाँ भाई उड़ गए तोते। एक्चुअल दिस इज जेई सवाल। अब देखो, अब जड़त्व आघूर्ण में चाहूं ना तो मैं तुझे 2-3 घंटे और पढ़ाता रहूं, मतलब जड़त्व आघूर्ण एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें सवाल खत्म तो नहीं होगा, और बनते रहेंगे सवाल ऐसे, और अजीब से सवाल बना देंगे। अच्छा कैसे करा फिर से बता देता हूं, यहां पर मैं नहीं बता रहा यार, है ना, फिर वो उधर कोने से आवाज आएगी, मैं उधर जाऊंगा फिर। देखो क्या हुआ यहां पर, ये मेरे पास रॉड थी, ये मेरे पास रॉड थी, अरे मत बताओ मत बताओ मत बताओ, एक बार और लास्ट बार। देखो भाई, तो ये रॉड थी, ये रॉड थी, तो यहां पर ये हाइट h थी, तो हमें बेसिकली ये वाली दूरी निकालना है कि कितनी दूरी ये अक्ष को शिफ्ट किया, क्योंकि ये वाली अक्ष हमारी यहां थी, एम एल स्क्वायर बटा 12 वाली h बटा 3 दूरी, h बटा 3 दूरी होती है, ये क्या होता है, ये पूरी h होती है, तो यहां पर केंद्र जो होता है वो हर एक सिरे से h बटा 3 दूरी पर होता है, h होता है l sin 60, बस फिर उसको वैल्यूज रखी, आंसर लिख रहे हैं। ठीक है मामला, चलो ओके। हाँ भाई एक और सवाल कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास देखो, अब यह सवाल जो है, यह सवाल में कुछ भी बोला जा सकता है। अब 4 गोले हैं, अभी मैं आपको 4 चकती लेकर सॉल्व करवा रहा हूं, क्या है ये, 4 चकतियां हैं, 4 चकती, लेकिन हो सकता है आपको 4 गोले दे ले, खोखले गोले दे दे, ठोस गोले दे दे, कोई भी गोले दिया जा सकता है ना। एक बार देख लेते हैं, हमारे पास एक गोले वाला भी सवाल था, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको गोले मानकर करवा लूंगा। गोले 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 गोले, हाँ एक गोले वाला भी था, गोली कोश, हाँ है एक गोले वाला। चलो ये 4 चकती है, तो अब आपको बताना है ये एक्स एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, एक्स एक्स डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, एक्स एक्स डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे यहां पर, कैसे निकालेंगे यहां पर, देखो तो सर हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, अच्छा सर 4 चकतियां है, तो पहले वाले का जड़त्व आघूर्ण, पहले वाले का, तो सर पहली वाली चकती ऐसी है, इसका व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा। अब मजेदार बात यह कि इसमें त्रिज्या 2r दी गई है, त्रिज्या 2r दी गई है, ध्यान रखना त्रिज्या 2r दी गई है, ठीक है। चलो भाई, तो पहले वाले का जड़त्व आघूर्ण बताओ क्या आएगा, पहले वाले का जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। बस 1-2 क्वेश्चन हो रहे, फिर मैं कंसेप्ट चेंज करके इसी पर और क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कुछ 1-2 और नए कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको मैं। पहले वाले का जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा सर, ये आएगा एम एल नहीं एम आर, ये बिंग बी कितने होते हैं सर, ये है डिस्क, तो एम आर स्क्वायर बटा 4 होता है डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बटा 4 होता है डिस्क के लिए जड़त्व आघूर्ण, लेकिन यहां पर हमारे पास 2r है त्रिज्या, तो ये एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण बचेगा। पहले तो बताओ किसको फर्स्ट वाला समझ में आया, फर्स्ट वाला कितनों को समझ में आया कि सर यहां पर त्रिज्या जो है वो 2r है, 2r है त्रिज्या, तो जगह एम आर स्क्वायर बटे में 4 आंसर होता, क्योंकि एम आर स्क्वायर बटे में 2 तल के लंबवत अक्ष के परितः होता, व्यास का उसका आधा हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे I1 आया एम आर स्क्वायर। I1 और I4 एक ही होंगे, I1 और I4 एक ही होंगे, क्या है मैंने सही बोला, I1 और I4 सेम होंगे, I1 और I4 सेम होंगे, फिर से दोहरा देता हूं, I1 और I4 सेम होंगे, ठीक है चुटकू सी बात, ओके सर। अब आपको बताना है कि यहां पर I2 क्या होगा,
I2 क्या होगा, I2 क्या होगा। तो I2 कैसे निकालेंगे फिर से, अब हमारे पास ये चकती है और ये वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अभी हमें पता है सर, ये वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mr²/4 होता है और इसमें r दूरी और खसकाओगे तो यहां पर ये जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 5mr²/4। ये कल हमने डिराइव किया था, ठीक है। अच्छा, तो I2 होगा 5/4 mr इंटू 2r का स्क्वायर। क्यों सर फिर से 2r हो गया, क्योंकि त्रिज्या 2r दी गई है, त्रिज्या 2r दी गई है। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, यहां से फिर से ये 2 का स्क्वायर होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5mr² बनेगा। और जो I2 होगा वही I3 होगा, ये दोनों एक ही जैसे है। तो फाइनल आंसर जो आएगा I नेट जो आएगा और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सर I1 mr², 5mr², 5mr², 1mr²। तो कितना हो गया सर, 12mr² हो गया। हाँ भाई, कितनों के दिलो दिमाग तक ये बात पहुंच चुकी है, एक बार जल्दी से कमेंट्स में आग लगा दी जाए। 12mr² आंसर आ जाएगा, 12mr² आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट चमकता है सभी को? 5/4 के साथ बेटा, ये तो फिर कल की क्लास देख ले जाकर, है ना। और अभी मैंने डिराइव भी कर दिया। ये क्या होगा कि इस अक्ष को r दूरी शिफ्ट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5mr²/4 होगा। चार वस्तुएं थी, पहले वाला जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष कितना आएगा, mr²/4 आएगा। कल पढ़ा था चकती का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण mr²/4, त्रिज्या 2r, ये 2r मतलब सारी त्रिज्या 2r है, तो यहाँ पे 2r लिखा, mr² आया। I1 और I4 सेम आएगा। I2 के लिए क्या करना है, ये वाली जो चकती थी उसको अलग से बनाया। हमें पता चला कि जड़त्व आघूर्ण जो निकालना है वो हमें निकालना है कि ये वाली जो अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है, यह स्पर्श रेखीय अक्ष है और तल में है। तो तल में जो द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली अक्ष उसका जड़त्व आघूर्ण mr²/4 होता है, उसमें r दूरी शिफ्ट करेंगे तो इसमें mr² जोड़ेंगे तो mr²/4 प्लस mr², 5mr²/4 होगा। ये कल डिराइव किया था हमने। अब यहां त्रिज्या 2r है तो 2r रखा तो 5mr² होगा, सबको जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर है कहानी? BMS हो गया या BSP हो गया, है ना। कल तुम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म बता रहे थे ना, BMS। तो कल मैं उड़ान बैच में क्लास ले रहा था तो उनको बेचारों को पता नहीं था BMS क्या होता है। तो अब तुम्हारी क्लास के बाद उनकी क्लास थी, मैंने उनको बोल दिया BMS हो गया, तो बोलते सर BMS क्या है, मैंने बोला ब्रेन में सेट हो गया। फिर उन्होंने कि एक बात बताओ, BMS हुआ है BSP हो गया? तो बोले सर अब BSP क्या है, मतलब ब्रेन से पार तो नहीं हो गया? तो BSP हो गया क्या, या ब्रेन से पार तो नहीं हो गया? BMS हुआ या BSP हुआ? NMS हो गया, बहुत बढ़िया। रॉन्ग है ये। हाँ भाई, तो क्या गलत है बता दीजिए आप। इसमें अगर मैं 4 ले लूं तो क्या 4 लेना बेटा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये वाला सवाल आप खुद से होमवर्क में ट्राई कर लेना है ना। सेम क्वेश्चन है, हमें क्या बोला हुआ, हमें गोलीय कोश बोले गए। 3 गोलीय कोश है, उसमें सेम चीज सॉल्व करना जो भी हमने करी थी। अपॉन में क्यों लेंगे बेटा, अब हम मन से थोड़ी ना लेते। जो जड़त्व आघूर्ण हमने पढ़ा, जो फॉर्मूले आए उसी का तो यूज कर रहे हैं हम, मन से थोड़ी ना बोल रहे। चलो देखो, इसी प्रकार से अब मैं आपको यार 1-2 और नए कंसेप्ट पढ़ा देता हूं, बोर होने लग गए हम ये वाले सवाल से।
एक कंसेप्ट बढ़ जाएगा जिसमें देखो अब वही है, नीट 2016 वाले तो कुछ ना कुछ खतरनाक करते ही है, तो एक अलग कंसेप्ट। नीट 2016 में तो पता नहीं क्या ही खा के पेपर बना था, तो देखो सब कुछ पढ़ा लेकिन इसने कुछ अलग पूछा। क्या पूछा इसने? बोला द्रव्यमान m और r त्रिज्या की किसी चकती से r व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी रिम चकती के केंद्र से गुजरती है। तो चकती के शेष भाग का चकती के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण। मतलब करना वही है लेकिन बस अब गड्ढा भी करना है। तो गड्ढा करना है मतलब कि माइनस कर लेना। ये वैसे ही है जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र निकाला था, द्रव्यमान केंद्र से में से हमने देखा था कि अगर छिद्रित चकती हो तो क्या करना है, तो वैसे ही कंसेप्ट ये भी है कि अगर हमारे पास, अच्छा ये वाले कंसेप्ट से पहले एक बार ईमानदारी से बता दो यार, कितने लोगों ने जो वृत्तीय गति का स्टार्टिंग का पोर्शन जो मैंने बोला था वो रिवाइज कर लिया था, शुद्ध गति की वाला पोर्शन रिवाइज कर लिया था? कितने बच्चों ने किया था वो? कितने बच्चों ने किया था? तो अच्छा चलो, तो अब ये कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव मास कंसेप्ट, तो ये हमारे पास एक रिंग है या चकती है, एक्चुअल में रिंग भी नहीं है, एक चकती है। तो इस चकती में से हमने एक और छोटी चकती निकाल दी, ठीक है। हाँ, अब छेद करने की क्या जरूरत है? नीट 2016 वालों ने कर लिया। नहीं किया, क्यों नहीं किया बेटा? है ना, कल का दिन है आपके पास, कल के दिन में वो सब कोई रिवाइज करेंगे। फिर से वाली क्लास देख लो जाकर, क्योंकि इसका लेक्चर नंबर 1 वही होना चाहिए एक्चुअल में। स्टार्टिंग में वो पढ़ाते हैं फिर से, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी उसमें ही पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था। चलो देखो, तो यहां पर ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमने यहां पर एक काम करता हूं ना, वैसे ही बना देता हूं मैं आपको, थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा हो जाएगा। इसमें हमने काट दिया एक गोला, एक गोला काट दिया, ठीक है। अब ये जो गोला काटा जा रहा है, अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा, इसका जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में खलबली मच चुकी है और उन्होंने सॉल्व भी कर दिया कि सर ये है, इसके सापेक्ष हमें इसको घुमाना है, पूरी चकती को ऐसे घुमाना है। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना। आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा भी बना सकता हूं कि एक हमारे पास सर पहली वाली जो चकती है उसका जड़त्व आघूर्ण हमें निकालना है, इस चकती का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और कौन सी अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। फिर इसमें से एक चकती जो हमने काटी है वो दूसरी चकती ये रही, और उसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। कितनों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? इसका जड़त्व आघूर्ण होगा सर mr²/2। अच्छा सर, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता? सर इसका जड़त्व आघूर्ण होता, अगर ये केंद्र से गुजरती तो mr²/2 होता, लेकिन अब ये इधर से गुजर रही है तो 3 mr²/2 होगा। पहले तो जड़त्व आघूर्ण बताओ, द्रव्यमान क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, इसके बारे में मत सोचो, पहले जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये सोच लो। पहले जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो सोच लो। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है सर? अगर हमारे पास द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष होती है तो mr² होता है, mr²/2। अगर इसे r दूरी खसका लेंगे तो 3 mr²/2 जड़त्व आघूर्ण होता है। कितना होता है? 3 mr²/2। स्मॉल m स्मॉल r क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां पे त्रिज्या और द्रव्यमान अलग अलग होंगे। क्या ये बात समझ में आई? उसमें 3 mr² आएगा, मॉड्यूल में दिया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते बेटा कौन सा क्वेश्चन है। पहले बताओ ये क्लियर है सभी को? आया समझ में? चलो ओके। अब हमें ये बताओ कि ये जो चकती कटी इसका द्रव्यमान क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो सर इसकी त्रिज्या जो होगी वो r/2 होगी और इसका द्रव्यमान जो होगा वो m/4 होगा। SP स्टार जिंदाबाद। मैंने बताया था m समानुपाती होता है r के स्क्वायर के। याद आया कुछ कुछ? हो सकता है नीट 2024 में सवाल पूछते कि एक बड़े गोले में से एक छोटा गोला काट दिया, सेम सवाल, गोले में से गोला काट दिया तो बस वहां पे घन होगा और उसका आयतन होगा, तो वहां पर m समानुपाती होगा r⁻³ के। तो mr में या m में 8 द्रव्यमान कटेगा। अगर क्या बोल रहा हूं, अगर एक ठोस गोला होता उसमें से एक छोटा गोला उड़ा दिया, सेम सवाल। हाँ, ये फोटो देखा हुआ लग रहा है ना, वहां पर द्रव्यमान केंद्र निकाला था, अब जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं हम।
तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3/2 m, द्रव्यमान कितना है m बटे में 4 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है r बटे में 2 का स्क्वायर। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो यार, है ना, ये खतरनाक है। 3 बटे में देखो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, तो हो जाएगा 3 बटे में 32 mr स्क्वायर। पहले तो ये देख लो, ये सबको समझ में आया, 3 बटे में 32 mr स्क्वायर आएगा। अगर हाँ इतना समझ में आया है तो अब इनको माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इनको माइनस कर लो, आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा फाइनल जड़त्व वागुण में लिख सकता हूं mr स्क्वायर माइनस 3 mr स्क्वायर बटे में 32। तो एलसीएम देखेंगे इसका तो 32 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 mr स्क्वायर माइनस 3 mr स्क्वायर। देखो कोई कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं चल रहा, सारा मामला सही चल रहा है। तो जाएगा 13 बटे में 32 mr स्क्वायर। ठीक है, फिर से बता देता हूं क्या किया। चक्ति में से एक छोटी चक्ति उड़ाई तो बड़ी वाली चक्ति का जड़त्वागुण mr स्क्वायर बटे में 2 होता है, ये हमने ऑलरेडी पता था। अगर कोई भी एक चक्ति जिसका जड़त्वागुण हमें एक ऐसे अक्ष के निकालना जो स्पर्श की और तल के लंबवत है, तो उसका जड़त्वागुण आएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो अब द्रव्यमान क्या है m/4 और त्रिज्या जो है वो r/2 है। तो बस यहां पे उठा के रखा, इसको सॉल्व किया। अब इसको और इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है मामला। हाँ भाई, थम्स अप कर दो एक बार जोरों से, कमेंट्स में आग लगा दो। बीएमएस हो गया, हाँ भाई, बीएमएस बीएमएस बीएमएस। एसएमएस हो गया, सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, हमें बता दो। हमने तो पढ़ा था सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होने में समय लगता है, तुम्हें एक ही बार में हो गया। क्या मैं इतना मधुर पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे सीधे परमानेंट मेमोरी में चले गया, बिना टेम्पररी मेमोरी में जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ये जैसा हमने अलग कंसेप्ट पढ़ा, इसी कंसेप्ट पर एक दो और नई बातें मैं आपको बताता हूं ना, मजेदार बातें। देखो, मान के चलो हमारे पास, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये रॉड है, ये रॉड है, इसको ऐसा घुमा रहा था मैं, ऐसा घुमा रहा था। तो जड़त्वागुण क्या आया था? जड़त्वागुण आया था ml स्क्वायर बटे में 3, ऐसा घुमा रहा था, ml स्क्वायर बटे में 3। यहां से घुमा रहा था ml स्क्वायर बटे में 12 आ रहा था। ठीक है, अब अगर मान के चलो अगर मैंने इसे तिरछा कर दिया और घुमाया तो जड़त्वागुण क्या आएगा? कैसे करके बताते हैं। यहां पर ये रॉड को मैं ऐसे पकड़ के घुमा रहा था, ठीक है, मैंने इसको ऐसा करा, अब ऐसे घुमा रहा हूं। देख, पैन को या तो मैं ऐसे घुमाऊं सीधे सीधे, मतलब नहीं, इसका तो जड़त्वागुण 0 आएगा। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करा और ऐसे घुमाने लगा मैं। अक्ष से थीटा कोण पर, तो अब आपको बताना जड़त्वागुण क्या आएगा। अब आपको बताना जड़त्वागुण क्या है, मतलब अक्ष से कोण नहीं बदल रहा, ये ऐसे से घुमा रहा हूं मैं, ऐसे। पहले बताओ, सब इमेजिन कर पा रहे हो? सब इमेजिन कर पा रहे हो कैसे घुमा रहा हूं मैं इसे? अरे बोलो। तो क्वेश्चन में आपको अगर मान के चलो ऐसा बोला है कि देखो, या तो रॉड तिरछी कर लो या अक्ष तिरछी कर लो, बात बराबर ही है ना। तो मतलब रॉड और अक्ष के बीच में अगर कोण थीटा हो जाए, देख ऐसा हो सकता है क्या? या तो मैं बोलूं कि ये सर मेरे पास रॉड को मैंने ऐसा तिरछा कर दिया, ये कोण थीटा आ गया। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा कि रॉड मेरे पास सीधी थी और अक्ष को मैंने किसी कोण थीटा पे कर लिया। या मैं इसको रॉड को ऐसा मान लूं और किसी थीटा कोण पे अक्ष कर दूं, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये वाली ऐसे ऐसे घूमेगी, ये वाली ऐसे ऐसे घूमेगी, ये वाली ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो अब इन तीनों में सेम चीज ही होगी,
क्योंकि बातें सेम ही हो रही है। क्लियर है मामला? अच्छा भाई, तो अब क्या होगा यहां पर? तो इसमें एक्चुअल में बस एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी। क्या हमें पता है सर, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो ml² बटे में 3 होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन L कब लेते? L कब लेते सर? अगर मान के चलो मेरे पास रॉड जो है वो ऐसी होती, ठीक है, तो अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो पूरी L हो जाती, लेकिन अब ये तिरछी हो चुकी है, तो अक्ष से लंबवत दूरी L sin थीटा हो गई। बोल मेरे प्यारे, ये वाली दूरी भी सर अक्ष से लंबवत दूरी L sin थीटा, ये वाली लंबवत दूरी भी देखूंगा तो L sin थीटा होगी। मतलब अक्ष से लंबवत दूरी हर कंडीशन में L sin थीटा होगी। अरे चमका, तो बस मेरे को एक छोटा सा परिवर्तन करना है यहां पर, एक छोटा सा परिवर्तन करना है मुझे यहां पर कि अब इन सबका जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो आ जाएगा L sin थीटा। L की जगह क्या लिखना पड़ेगा? L sin थीटा का स्क्वायर बटे में 3, या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ml² sin² थीटा बटे में 3। क्लियर है कहानी? अरे बोल लाला, कुछ समझ में आ रहा? क्या बस ध्यान रखना है, ml² बटे में 3 sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर अब लंबवत दूरी sin थीटा हो चुकी है। सर ने ये सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ाया था? नहीं 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 बेटा, ये एग्जैक्ट मतलब डायग्राम सेम हो सकते, ये सेंटर ऑफ मास में थोड़ा ना पढ़ाया था हमने। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े, और भी कुछ बात ही करते हैं। जैसे अब ये रॉड है ना, अब हमें बोला कि एक L शेप की रॉड है, इसका जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है। कुछ अक्ष दी रहा हूं मैं आपको, यह है अक्ष नंबर 1, I1 निकालो कितना आएगा। यह है अक्ष नंबर 2, I2 निकालो कितना आएगा। यह है अक्ष नंबर 3, यह है थीटा कोण पर। निकालो भैया I3 कितना आएगा, I3 कितना आएगा। I1 I2 I3 कितना आएगा? टेस्ट में मॉडर्न फिजिक्स आएगा, हाँ मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर तो आएगा पूरा। हाँ 2 PM, चिंता मत करो, मैं 2 PM तक नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं बस अब मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बलागुण अब मैं आपको शुरू नहीं करूंगा, बस जड़त्व आघूर्ण की कहानी खत्म कर दूंगा, कि बलागुण शुरू करूंगा फिर उसमें गैप आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये सब जेईई के क्वेश्चन है। I1 I2 I3 बताइए, पहले I1 I2 आप बता दो, I3 में बता दूंगा। I1 I2 आप बता दो, I3 में बता दूंगा। I1 और I2 तो बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर I1 की वैल्यू जो होगी वो होगी ml² बटे में 3। क्यों? देखो इस रॉड का इसी अक्ष के सापेक्ष तो 0 हो गया, अब ये एक अकेली रॉड बची तो ये ऐसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी। नहीं 2 है ना ऐसे L शेप में, L शेप में ऐसे 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 L शेप में। तो सर अगर आप ऐसे घुमाओगे तो मतलब आप एक्चुअली में इसको तो घुमा ही नहीं रहे हो ना, इसको घुमाने क्या जरूरत है कि ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती जाएगी, ठीक है। तो एक ही घूम रही ml² बटा 3 होगा। फिर सर आप उल्टा कर लो, मतलब अब आप I2 पूछ रहे हो, तो I2 क्या हो जाएगा? I2 जो होगा सर वो ये वाली अक्ष है, इसके सापेक्ष घुमाना ऐसा है, तो ये शक्तिमान शक्तिमान, तो ये ऐसे घूमेगा। तो क्या होगा सर, इसमें यहां पर ये वाली रॉड तो रुकी हुई, ये वाली रॉड घूम रही है अकेली, तो ml² बटा 3 हो जाएगा। और उसका जड़त्व आघूर्ण तो 0 होता है ना, अक्ष के परितः है। अच्छा I3 क्या होगा? I3 क्या होगा? I3 में सर है लोचा। क्यों? देखो इसमें अगर आप इस रॉड का निकालोगे तो इस रॉड का हो जाएगा ml² sin² थीटा बटे में 3 प्लस, ये तो समझ में है, ml² sin² थीटा बटे में 3, ml² sin² थीटा बटे में 3 हो गया ये तो, ठीक है। अच्छा फिर ये अक्ष के साथ कोण थीटा बन रहा है, ओके सर। ये वाला कोण कितना होगा? सर ये वाला कोण होगा 90 - थीटा, ओके। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा, ml² sin²
90 माइनस थीटा बटे में 3। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? तो सर यहां पर फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 3 प्लस ml स्क्वायर साइन की जगह लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और मजे की बात यह है, क्या मजे की बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ml स्क्वायर बटा 3 ही आ गया। पूरी बोबो क्या बात कर रही हूं। हाँ, तो जो I3 होगा ये भी ml स्क्वायर बटा 3 ही आएगा। मतलब इसमें मैं एक L आकार को, क्या मजेदार सी बात है, एक L आकार में मैं ऐसे घुमाऊं इसे, या इसको ऐसे रहने दो, इसको घुमाऊं केवल, या ये दोनों ऐसे ना ऐसे घूम रहे, तो हर एक कंडीशन में ml स्क्वायर बटा 3 ही जड़त्व गुण आएगा। ठीक है, कितना होगा? ml स्क्वायर बटा 3 ही होगा। अरे बोल प्यारे, हर एक कंडीशन में जड़त्व गुण ml स्क्वायर बटा 3 ही आएगा। अच्छा, तो अभी जो आपने सवाल किया था ना, उस सवाल को आप और छोटे तरीके से कर सकते हो। देखो, बस सोचने वाली बात है। क्या सर? ये वाला सवाल किया था अभी हमने। इस सवाल को मैं ऐसा भी सोच सकता था। कैसे? ध्यान से देखना। डिफरेंट सवाल, डिफरेंट वेज। कैसे सोच सकता था मैं? देखिए, अगर मान के चलो, यही कर दूं क्या? हाँ देखो, यहां कर देता हूं। मान के चलो मेरे पास यहां पर ये 2 रॉड है, तो इन दोनों का जड़त्व गुण कितना है? ml स्क्वायर बटा 3। कोई किसी भी अक्ष के सापेक्ष में करो, ml स्क्वायर बटा 3 आएगा। इन दोनों, ये 2 जो होंगी, ये 2 है ना, ऊपर वाली 2 अलग रंग से बना देते हैं। ये जो 2 होंगी, इनका भी जड़त्व गुण कितना आएगा? ml स्क्वायर बटा 3 ही आएगा। ml स्क्वायर बटा 3 ही आएगा। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि अगर इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व गुण निकालो इस पूरे निकाय का, तो 2 ml स्क्वायर बटा 3 आंसर आएगा। पूरे निकाय का, जो इसका ml स्क्वायर बटा 3 है, इसका भी ml स्क्वायर बटा 3 है। देख, 45 डिग्री कोण हो, 60 डिग्री कोण हो, 30 डिग्री कोण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 45 डिग्री ले लिया, तो ml स्क्वायर बटा 3, 2 ml स्क्वायर बटा 3, 2 ml, ये ml स्क्वायर बटा 3, ml स्क्वायर बटा 3, 2 ml स्क्वायर बटा 3 हो गया। अरे आई बात समझ में? और हमारा आंसर कितना आया था? हमारा आंसर से मजदूरी करने के बाद में 4 ml स्क्वायर बटा 3 आया था। ले, वो आसान हो गया। कैसे? 2 ml स्क्वायर बटा 3 इस अक्ष के लिए भी सेम ही होगा, 2 ml स्क्वायर बटा 3, 2 ml स्क्वायर बटा 3। कैसे? देख, ऐसा है तो इसका जड़त्व गुण ml स्क्वायर बटा 3, ये L है, इसका भी ml स्क्वायर बटा 3। इस अक्ष के सापेक्ष ऐसा हो गया। अच्छा सर, ये वाली अक्ष भी ले सकता हूं, कोई बात नहीं, ये ले ले तू 2 रॉड लेना, ये वाली अब और इधर वाली 2 ले ले, सेम ही तो है, कोई भी 2 ले लो, साथ वाली। तो हो जाएगा 2 ml स्क्वायर बटा 3, 2 ml स्क्वायर बटा 3। तो यहां पर तल के लंबवत जो अक्ष आएगी उसका आंसर होगा 4 ml स्क्वायर बटा 3। क्यों? क्योंकि वो z अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष का जड़त्व गुण हमने निकाल लिया। बोलो हाँ भैया, क्या बीएसपी हो गया? क्लियर है? आ गया समझ में? अगर ये पता होता तो आप जल्दी जल्दी कर देते। और चलिए, हाँ भाई, अब एक दो लास्ट की बातें बची हुई है। लास्ट की बातें फिर मतलब वो रिंग विंग का मैं आपको बताकर कहानी को खत्म करेंगे हम, जड़त्व गुण की कहानी, है ना? क्योंकि बना ऐसा तो मैंने बताया, चलती जाएगी। जैसे देखो, और भी कुछ मैं आपको बातें बता देता हूं। अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास एक चकती थी, ये कुछ एसपी स्टार पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जड़त्व गुण निकालने में काम आएंगे। एक चकती थी, तो एक अगर चकती है हमारे पास, इसका जड़त्व गुण I mr स्क्वायर बटे में 2 होता है। ठीक है, अब अगर मान के चल मेरे को क्वेश्चन में बोला कि मैंने क्या किया कि एक इसका पिज्जा बनाया, पिज्जा
और ये सर पिज्जा, ओके। और यह है पिज्जा की स्लाइस, क्या है ये? पिज्जा की स्लाइस। और मैंने बोला मान के चलो इस पिज्जा की स्लाइस का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना था? इसका पूरे का भी द्रव्यमान m बोला, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। मैंने इसका भी पूरा द्रव्यमान m बोला, इसका भी m बोल दिया। अगर इसका मैं बोल रहा हूं कि ये इसका 1/6 हिस्सा है, तो द्रव्यमान m/6 हो जाएगा। अरे पिज्जा था ना, कभी 4 स्लाइस का आता, कभी 6 स्लाइस का आता है, तो अगर 6 स्लाइस का होगा तो m/6 हो जाएगा, 4 स्लाइस का होगा तो m/4 हो जाएगा। अगर मैं इसका जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा तो कितना आएगा? तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो आएगा आई होगा mr² बटे में 2, सेम ही आएगा, सेम ही होगा, है ना? क्यों? मुंह में पानी आ गया पिज्जा सुनकर, देखो भैया। तो यहां पर ध्यान समझना कैसे होगा। अगर मान के चलो ये पिज्जा है, तो ये पिज्जा की एक स्लाइस है, तो ये स्लाइस जो है वैसे घूमेगी, है ना? पिज्जा की स्लाइस घुमा दी आपने, तो अगर ये पिज्जा की स्लाइस घूम रही है तो घूम कर क्या बनेगी? घूमेगी गोल 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 गोल, तो सर ये तो एक चक्ति ही बनेगी गोल गोल घूमने। अच्छा एक बात बता, अगर मान के चलो एक पंखा है, पंखे की पंखुड़ी है, तो जब पंखा बहुत तेज घूमता तो क्या लगता है? चक्ति बन गया वो तो। अरे पंखा तेज घूमता तो क्या बनता है? चक्ति बन जाता है वो तो वैसी ही बात होगी ना यार, ये तो असली पिज्जा की स्लाइस है। तो अगर इसको हमने तेज घुमाया तो ये m द्रव्यमान है, r दूरी, उतनी ही दूरी पर घूम रहा है जैसा चक्ति में घूम रहा था, सेम ही हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इसका जड़त्व आघूर्ण भी mr²/2 ही आएगा। क्लियर है कहानी? आया समझ में? अगर मान के चल क्वेश्चन में बोला होता कि एक पिज्जा है हमारे पास, स्मॉल साइज पिज्जा, रेगुलर साइज पिज्जा, अब इसके हमने 4 हिस्से कर दिए और एक स्लाइस मिला, तो अब इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? केंद्र से गुजरने वाली अक्ष और तल के लंबवत। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता? सर इसका आता m/4 × r² बटे में 2। क्यों? कि सर अब मैं बोल रहा हूं कि इसका द्रव्यमान m/4 है, 4 टुकड़े काटे, तो इसका जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा mr² बटे में 8 हो जाएगा। क्या दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला वही लगेगा, बस द्रव्यमान अलग अलग था, तो इसलिए मैंने एक बार करके बता दिया आपको। हाँ, मास कम होगा जब क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं बोला कि मान के चल कि मैंने ऐसा किया कि वो जो पिज्जा का बेस था उसको एकदम जो आटे का ही तो बनता है वो, तो उसको ऐसे शेप में कर दिया, एक शेप में कर दिया, ठीक है मामला? क्या ये छोटी सी बात क्लियर है सभी को? हाँ, ये हो जाएगा mr² बटे में 8 हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से रिंग विंग को भी तोड़ करके छोटे टुकड़ा होगा, छोटा टुकड़ा घूम रहा तो जड़त्व आघूर्ण सेम ही रहेगा, बस द्रव्यमान देख लेना कितना है वहां पर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा, एक और मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं कि खाली स्लाइड दिखे। हाँ जी, एक और होता है ये। अब देखो, ये छोटी छोटी सी बातें होती है, अगर आपको पता करना हो तो ठीक है, नहीं पता करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक शंकु है, कोण है, तो कोण का जड़त्व आघूर्ण कौन बता सकता है? कोण का जड़त्व आघूर्ण कौन बता सकता है? मतलब मेरे पास एक खाली शंकु है, खोखला है, ये हॉलो है अंदर से, तो इसका जैसे इनका द्रव्यमान के अंदर से ये सब नीट में कभी नहीं आया, आने के चांसेस बहुत कम, लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों लिए? 2 मिनट लगेंगे, ये फॉर्मूले भी देख ही लेते, क्योंकि इसको पुराने वाले से लिंक किया जा सकता है, एग्जैक्ट सेम है। क्योंकि तो शंकु का जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो आएगा इस अक्ष के सापेक्ष mr² ही आएगा। कितना आएगा? mr² ही आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ठोस होता तो उसका mr² बटे में 2 हो जाता। क्यों सर? क्यों सर? क्यों? क्या कोई सोच सकता है? क्या कोई सोच सकता है ये क्यों होगा ऐसा?
क्यों होगा ऐसा? हाँ भाई, अच्छा नहीं 8.5, अरे नहीं एक मिनट, ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, हॉलो का रिंग जैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कि हॉलो में क्या होगा, रिंग जैसा तो होता, लेकिन एक्चुअल में वो हॉलो सिलेंडर के लिए होता ना। हॉलो कौन है ये? तो इसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला मैं आपको सीधे बता देता हूं। एक्चुअल में वो फिर डिराइव करना पड़ेगा, बहुत भयंकर डेरिवेशन होता है इसका, लेकिन चलो अब लिख दिया है तो बता ही देता हूं मैं तुम्हें। mr² नहीं होगा ना, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में द्रव्यमान इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, अलग अलग होगा ना। तो अगर ये सॉलिड होता तो इसका आंसर होता ये आता 0.8/3 आता है शायद, 8/3, 0.8 आता है शायद। इसमें मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। 0.8 mr², 0.8 होता है। चलो यार एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा ना हॉलो का। तो अच्छा, एक और होता है ट्राइंगल, ये एक बार मैं कंफर्म करके बता रहा हूं। एक बार मैं छोटा सा डेरिवेशन, अगर मुझे याद आता है कुछ तो कर लेंगे हम, तो इसका डेरिवेशन बहुत भयंकर है। हाँ, ट्राइंगल का इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल का भी पूछा जा सकता है। ट्राइंगल का क्या होता है? अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? तो त्रिभुज में अगर मान के चलो ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज में जिस भी अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है ना। हाँ, 3/10 होता है, बिल्कुल सही बात इस बच्ची ने बोली, लास्ट ईयर मैंने बताया था 3/10 होता है ये, या 0.3 होता है। 3/10 या 0.3 mr² होता है। फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, सॉलिड के लिए 3/0.3 होता है। और है ना, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। पहले हम एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं। तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा? तो ट्राइंगल में हमारे पास, है ना, ट्राइंगल में हमारे पास जिस भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना होता है, हमें मान के चलो इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो यहां से लंबवत दूरी अगर h है, तो इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा mh²/6। कितना होगा? mh²/6 होता है। ठीक है। या अगर आपके पास कैसा भी त्रिभुज आ जाए, मान के चलो इस आकृति का त्रिभुज है, तो इसमें अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है इस अक्ष के सापेक्ष, तो लंबवत दूरी जो सामने वाले सिरे की दूरी अगर वो h है, तो जड़त्व आघूर्ण होगा mh²/6 होता है। क्या होता है त्रिभुज के लिए? mh²/6 होता है। क्लियर है कहानी? तो ये छोटे मोटे और आपको एडिशनल याद होने चाहिए। इसी प्रकार से ये भी, वैसे ये जो लास्ट बता रहा हूं, कभी नीट में नहीं आए, बस मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि बनते कैसे है, या इनके फॉर्मूले कुछ कैसे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन के लिए मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण बताया था कि सर इस अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो mr² होता है। कल बताया था कि रिंग को खींच देंगे तो डिस्क बन जाएगी, रिंग को खींच देंगे तो डिस्क बन जाएगी, रिंग को खींच देंगे तो रिंग को खींचकर जो डिस्क बनाएंगे, सॉरी रिंग को खींचकर हॉलो सिलेंडर बनाएंगे, तो उसका जड़त्व आघूर्ण mr² होता है, उसका जड़त्व आघूर्ण mr² होता है। तो अगर मान के चलो मुझे इस ही हॉलो सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, मतलब एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, मेरे पास एक खोखला बेलन है, देखो ऐसा एक खोखला बेलन है। अब मैं इसको अगर यहां से पकड़कर घुमा रहा हूं ऐसे, तो mr² होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा पकड़ूं इसको और ऐसा घुमाऊं, ऐसे बीच में से पकड़कर घुमा रहे हैं, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो लिखा जाता है, जो तरीका होता है इसको लिखने का, वो क्या होता है? एक्चुअली हम इसको ऐसा मानते हैं कि कैसे बना होगा, तो एक रॉड रही होगी प्लस उसमें एक रिंग कर देंगे, तो हमें उसका जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। मतलब कैसे है? देखो ये हॉलो कैसे बना होगा, इसको इमेजिन कैसे कर सकते हैं? इसको मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि सर इसमें दो चीजें हैं, एक रॉड है जिसको मैं एकदम पतला कर दूं, एकदम पतला कर दिया मैंने इसको, एकदम पतला कर दिया, तो रॉड बन गई सर, ये पतली सी रॉड बन गई, तो उसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष लिखूंगा। और साथ ही साथ एक रिंग है मेरे पास, एक क्या है? रिंग। तो ऐसा सोचना यार कि अगर मेरे पास एक रिंग है
उस रिंग को मैं खींच दूं तो सर वो एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक रॉड है और रॉड को मोटा कर दूं तो वो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो रॉड का जड़त्व आघूर्ण होता है ml स्क्वायर बटे में 12 प्लस रिंग का होता है mr स्क्वायर बटे में 2 इस अक्ष के सापेक्ष। सिमिलरली या इसी प्रकार से अगर हम यहां पर एक हॉलो सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण चाहेंगे इस अक्ष के सापेक्ष, ऐसा कोने से पकड़ कर अगर मैं इसे घुमाऊं, कोने से पकड़कर घुमाऊं मैं इसको, ऐसा घुमाऊं, ऐसा घुमाऊं, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाएगा? इसका जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा mr स्क्वायर बटे में 2 प्लस ml स्क्वायर बटे में 3, क्योंकि ये ml स्क्वायर बटे में 3 ऐसे वाले के कारण और इसमें जो मोटाई है उसके कारण mr स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें सॉलिड होता तो सॉलिड के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। सॉलिड में बस डिस्क हो जाएगी तो डिस्क यहां पर रिंग के लिए लिखा उसकी जगह डिस्क का जड़त्व आघूर्ण हम लिख देंगे। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर है ये? हाँ, ट्रायंगल वाली स्लाइड एक और बात दिखा देते, पहले ये देख लो एक बार यार, आप पहले ये देख लो अच्छे से। क्या ये सभी को समझ में आता है? ठीक है मामला। चलो डिस्क वाली स्लाइड भी देख लो एक बार। अच्छा, ट्रायंगल वाली देखनी है ना? हाँ, ये देख लो ट्रायंगल वाली स्लाइड। प्रिज्म का मोमेंट, अबे ये कौन है? तेरे से प्रिज्म के ऑप्टिक्स के सवाल तो बन नहीं रहे। प्रिज्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा भाई, वो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखो यार, इससे ज्यादा ही होगा 0.5 mr स्क्वायर ना, ये याद कर लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही आंसर से। सॉलिड के लिए 0.3 होता है, हॉलो के लिए 0.5 होता है। ये वही फंडा है जो मैंने आपको बताया था कि जितना द्रव्यमान दूर फैला होगा जड़त्व आघूर्ण उतना ज्यादा आएगा। तो यहां पे 0.5 होगा, यहां पे 0.3 आएगा। ठीक है, हाँ, एक दो ट्राइंगल पर बेस सवाल कर लेते हैं, लास्ट के एक दो सवाल, फिर हम छुट्टी कर देंगे। हाँ भाई, ये वाला सवाल बताइए। अच्छा, छुट्टी करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात रहेगी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहले एक बार ये वाला सवाल पढ़ दिए और ये बताइए कि अगर अभी जैसे मैं आपको बता दी 1-2 दिन हमारी क्लासेस नहीं होगी, तो अगर मैं आपको इन 2 दिनों में एक जो छोटा सा चैप्टर हमारा क्लास 11th का रहता है वो अगर डलवा दूं मैं, तो क्या आप लोग रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ लोगे? देखो, वो जो चैप्टर है उससे मैं बता रहा हूं, नीट में पिछले साल एक आधा सवाल आया था, उससे पहले कभी सवाल, मतलब 2-3 साल में एक आधी बार सवाल आता है ना। और वो चैप्टर जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जो है ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी आता है और बहुत आसान चैप्टर भी है ना। उसमें बस स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति 2 इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, बस उसी पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो वो आसान होता है और थोड़ा सा मैकेनिक्स उसमें लगता है, वैसे वो इतना ज्यादा भी नहीं लगता, लेकिन वो 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 क्लास का होता है ना। तो वो मैं आपको, अगर 3 भी होगी तो भी मैं 2 ही दिन में डलवा दूंगा, ताकि आप उसे एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो, है ना। कितनी क्लासेस अगर आप बोलो तो मैं एक बार चेक करके बता देता हूं। बैकलॉग करना बेटा, तो बैकलॉग हुआ कैसे तुम्हारा? अगर तुम्हारा बैकलॉग होगा तो बाकी सब बच्चे क्या करेंगे तब, ये बताओ? जब सब पढ़े थे तब तुमने नहीं पढ़ा। 2 क्लासेस है बेटा उसकी, स्थूल द्रव्य के गुण आएगा, 2 क्लासेस से 2 दिन में आप कर लेना उसे। ठीक है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी तो मैं वही सारी बातें एग्जैक्ट सेम बोलूंगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज आया नहीं है सिलेबस में उसका, और वो जो है ना, वो आसान ही चैप्टर होता है। वो तुम खुद पढ़ोगे, तुम बोलोगे अरे सर एक ही तो फॉर्मूला था। चलो, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देख लो अब, छम छम करके पढ़ लोगे। ठीक है, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। रिवीजन का टाइम तो बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हें थोड़े दिन में और हम रिवीजन का टाइम, अभी जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार
एक बार इस महीने के अंदर अंदर, मतलब जनवरी आधा हो उसके पहले पहले आपका मैक्सिमम सिलेबस खत्म सा हो जाए। तो बीच बीच में मैं खुद प्लान कर रहा था कि, मतलब मैं ये बायो के लिए बोल रहा हूं, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बोल रहा हूं, केमिस्ट्री और बायो की गारंटी मैं नहीं दे सकता, है ना। वो आप कामेश सर और योगेश सर या पार सर से बात कर लीजिए। बाकी फिजिक्स के लिए मैं ऐसा चाह रहा था पर्सनली कि जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हम आने वाले दिनों में सिलेबस मतलब 4-5 दिन पढ़ेंगे और 1-2 दिन रिवीजन के लिए आपको टाइम दे देंगे। मतलब या तो आप खुद को टाइम दूंगा या मैं क्लास में रिवीजन करवा दिया करूंगा, ठीक है। तो 1-1, 2-2 दिन बीच बीच में हर हफ्ते में हम एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, स्लाइड्स के साथ ही डलेगा, चिंता ना करो, स्लाइड्स के साथ ही डलेगा। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमको तो नहीं पढ़ना, हम तो सर बिल्कुल ही निठल्ले हैं, आपका हम कभी सहयोग नहीं करेंगे। आप अगर हमारे लिए जान भी दे दोगे तो हम बोलेंगे अरे क्या करा, जान ही तो दे दी, कौन सी बड़ी बात थी। तो अगर कोई लोग ऐसे है तो चिंता ना करो, मैं उसे लाइव भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, खुश, लाइव भी पढ़ा दूंगा, रिकॉर्डेड भी दे देता हूं। बाकी अब जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि देखो जिनको नहीं पढ़ना होता ना वो सब ऐसे ही बहाने मारते हैं, है ना, वो सब ऐसे ही बहाने मारते हैं कि अरे यार रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेंगे, हम तो लाइव ही पढ़ेंगे। लाइव पढ़ा रहे हैं तो उनको उसमें भी समस्या है कि सर आप थोड़ा सा, है ना, हमें 3 बार और बोल दीजिए, सर कम क्वेश्चन करवाइए, सर क्वेश्चन ज्यादा मत करवाइया कीजिए, सर इतना नहीं बन पाता हमसे, है ना। तो बहाने तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, है ना। ये तो मैंने तुमको पहले भी बताया है और फिर से बार बार बोला है कि अगर तुम बहाने करते रहोगे, है ना, तुम्हें अगर ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूं यार मैं तो, है ना, मैं तो तुम्हें पता है कि अगर मैं क्लास में खड़ा हूं तो मैं कभी झूठ तो बोलता नहीं, है ना। ये यहां से, है ना, कोई मैं यहां पर पैसे कमाने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए पढ़ाने नहीं आया हूं, है ना, क्योंकि अगर मैं कोई ये सब करना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारी जॉब थी दुनिया में, इससे पहले भी थी मेरे पास जॉब जो मैं कर रहा था या कर सकता था, है ना। पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि यहां पर मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है यार, है ना, इमोशंस जुड़े हुए मेरे, है ना। मेरे को पढ़ाने में सुकून मिलता है, मेरे को पढ़ाने में मजा आता है और मेरा मेन कर्तव्य है कि यार तुम्हारा भला हो कैसे भी करके, है ना। अगर मैं 2 दिन पूजा नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा कभी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ठीक लगेगा, अच्छा हाँ ओके मैं मेरा काम कर रहा हूं, है ना, जो कर्म है मेरा वो तो मैं कर रहा हूं। तो अगर यहां पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है, तो आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, है ना, और साथ दीजिए, ठीक है। और वो चैप्टर मैं गारंटी दे रहा हूं तुम लोगों को नीट में इस साल मुश्किल है कि एक आधा सवाल आ जाए उस चैप्टर से, एक आधा सवाल आ जाएगा और मुश्किल है, वो भी हो सकता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो वो चैप्टर जो है वो 2 दिन का है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 दिन ऐसे पढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि यार तुम 2 दिन पढ़ो, फिर तुम्हारी शनिवार की किसी सब्जेक्ट की छुट्टी हो रही है, सोमवार किसी सब्जेक्ट की छुट्टी हो रही है, तो इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। और तुम्हें अभी अपना नुकसान, अपना फायदा भी नहीं दिखेगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा सर हम तो नीट निकालेंगे अभी, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें आगे जो होने वाला ना वो नहीं दिख रही है। ऐसा समझो कि तुम नीचे बैठकर कंचे खेल रहे हो और हम ऊपर पेड़ पे बैठे हुए, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है या आगे तुम्हें क्या समस्या हो सकती है, आगे किस समय क्या हो सकता है, तो बस उसी के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। चलो हाँ आगे बढ़ते, ये वाला सवाल जल्दी से आंसर बताइए। समान मोटाई की समकोण त्रिभुज प्लेट ए बी सी, अच्छा ए बी बी सी तथा ए सी के सापेक्ष जड़त्व गुण I1 I2 I3 है। तो अब हमें बताना है कि सही संबंध क्या होगा, I1 I2 I3 में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आप कहां जा रहे हो ये नहीं बताएंगे, अभी आकर बताएंगे, आकर बताएंगे, चिंता ना करो, है ना, तुम्हारे लिए ही कुछ कर रहे हैं, बस ऐसा सोच लो, है ना। ये जो दिन है वो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। चलो देखो भाई, I1 I2 I3 क्या होगा, I1 I2 I3 में से बड़ा कौन होगा। तो सर हमें पता है जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो m इंटू h² होता है, या अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता तो एटलीस्ट ये बात तो आपको पता है कि जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो दूरी
पर संबंधित होगा। मतलब जितना ज्यादा जड़त्व आघूर्ण जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा जड़त्व आघूर्ण आएगा। ठीक है, तो दूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो दूरी सबसे ज्यादा किसकी होगी देखिए। तो अब यहां पर ये कोण 37 डिग्री, मतलब मैं बोल सकता हूं ये 3 होगी ना, ये जो होगा वो 3 4 5 का त्रिभुज, ये 3 मीटर होगी, ये 4 मीटर होगी, ये 5 मीटर होगी। अच्छा, तो यहां पर अच्छा पहले एक बार लिख देते, ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो है वो I1 बोला है, ये I1 है। BC के सापेक्ष जो है वो I2 है, और AC के सापेक्ष जो है वो I3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूरी सर I1 से सबसे ज्यादा दूरी होगी 4, I2 से जो दूरी होगी सर 3 होगी, और I3 से दूरी जो होगी सबसे कम होगी। क्यों? कि ये दूरी जो होगी, ये तो मुझे पता है सर, ये वाली दूरी जो होगी ये 2.5, या ये ऐसा मान सकता हूं ना कि ये एक और त्रिभुज सा बन गया, तो ये वाली जो दूरी होगी वो तो 3 और 4 से कम ही आएगी। ये वाली दूरी 3 और 4 से कम ही आएगी। ठीक है, तीन और 4 से कम ही आएगी। तो सबसे ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप सॉल्व भी निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 है, आपको निकालना है यहां पर ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, आपको ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाला त्रिभुज अलग से बना लो लगे तो, ये 4 है और इस पे लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, इसके लंबवत दूरी है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा बना दूं तो ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में। देखो भैया, आपको क्या निकालना है, आपको ये सामने वाली दूरी निकालनी। ये वाला कोण कितना था 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 है एक्चुअल में, तो ये जो होगा वो 4 sin 37, ये 4 इंटू 3/5 हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 12/5, या ये दूरी लिख सकते हो 2.4 मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी हो, है ना। मैंने एग्जैक्ट मान भी निकाल के बता दिया, लेकिन हमें पता है कि सर ये दूरी कम ही आएगी। तो I3 सबसे कम होगा, I1 सबसे ज्यादा होगा, और I2 उससे ज्यादा होगा। ठीक है, समोसे ले आना। ठीक है भैया, समोसे ले आएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन वहां अगर समोसे ना मिले तो चलो भाई। तो ठीक है, आज की कहानी इतनी रखते हैं। ये 1-2 सवाल हो रहे, होमवर्क में एक बार ट्राई कर लेना, है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे देखो, एक सवाल मैं तुम्हें बना कर देता हूं। अगर मान के चलो हमारे पास या हनुमान जी है, तो हनुमान जी का गधा सभी ने देखा है, कैसा होता है सर? वह इस प्रकार की आकृति का कुछ होता है ना, और यहां पर ऐसा कुछ होता है। तो अगर मान के चलो हनुमान जी जो है अपने गधे को ऐसा घुमा रहे हैं, है ना, ऐसा फेंक के मारा, तो बताओ भैया इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा? जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, है ना। तो ऐसे भी सवाल बना सकते हैं। ये लंबाई L है, इसका द्रव्यमान M है, या इसका द्रव्यमान 5 की 5 ये 10 किलो, हनुमान जी का गधा है सर 10 किलो है, और ये 1 मीटर लंबाई है इसकी, है ना। और ये जो है सर, ये जो है वो 50 सेंटीमीटर का गधा, बहुत बड़ा गधा हनुमान जी का। और ये जो द्रव्यमान है सर, ये 20 किलो द्रव्यमान है। अब आपको पता करना है कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। ठीक है, करोगे एक बार ट्राई करना, जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा। चलो, भूख लगी है तो खाना खा लो, और उसके बाद में टेस्ट दे लेना। अब तो टाइम बच गया टेस्ट देने का, तो टेस्ट दे लो, है ना। इसके बाद में हम 1-2 दिन बाद मिलेंगे, तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले वीक में, मतलब अगला जो अगला सप्ताह होगा, उस वीक में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि अब हमारे पास इसमें 3 क्लासेस होगी, 6 या 7 क्लासेस लगेगी। तो मैक्स 4 क्लासेस और लगी और होगा, तो मैं अगले संडे फिर से पढ़ा लूंगा यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं संडे को पढ़ाने में। ठीक है, तो अगले संडे फिर पढ़ा दूंगा, इस संडे भी पढ़ा, अगले संडे भी पढ़ा दूंगा, ताकि आपका ये वाला चैप्टर टाइमली फिनिश हो जाए। चले भाई, तो जितना पढ़ाया, हाँ कल टेस्ट देना, कल टेस्ट दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे देना टेस्ट, देना जरूर टेस्ट। चले भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।